मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 9 के एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं। वैसे मैंने आपको ये हर टॉपिक में बताया हुआ है कि किस तरीके से करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली 1 मार्क का आता है या 2 मार्क का आता है, उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। 1 मार्क में यदि 1 वर्ड का है तो आपको 1 वर्ड में बताना है, यदि उससे थोड़ा ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा में बताना है। जैसे सबसे पहले हम सिंपल क्वेश्चन को करते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 2 कंपाउंड दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कि आइसोमेरिज्म बताइए, कौन सी आइसोमेरिज्म प्रेजेंट है। ठीक है, तो जब भी आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन होगा सबसे पहले क्या देखेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी सेम। तो दोनों कंपाउंड में देखो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, सेंट्रल मेटल एटम है कोबाल्ट, फिर 4 क्लोराइड क्लोरो है लिगेंड और NCS और SCl है। ठीक है, अब देखकर ही पता पड़ रहा है कि ये कौन सा वाला लिगेंड है। इट इज M बाइडेंटेट लिगेंड, M बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक है, तो आप बता देंगे कौन सी आइसोमेरिज्म है। यदि किसी भी कंपाउंड के अंदर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और M बाइडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट हो तो कौन सा आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। समझ में आ गया। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कब है, जब M बाइडेंटेट लिगेंड है। M बाइडेंटेट लिगेंड क्या है, जिसपे 2 डोनर एटम होते हैं। एक टाइम पर यहाँ पर ये नाइट्रोजन से जुड़ रहा है, एक टाइम पर यहाँ पर ये सल्फर से जुड़ रहा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक, इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ पर एक कंपाउंड बनाया हुआ है, ये नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है। उसने आपको कोई भी कंपाउंड दे दिया और वो इसके क्या पूछ रहा है आपसे, ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है। तो अब आप ऑप्टिकल आइसोमर पहले सबसे पहले कंपाउंड को देखेंगे। अब आप देखो कंपाउंड है, कंपाउंड सबसे पहले जब भी आप किसी भी कंपाउंड को देखते हैं तो देखो कि इसका जो है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। यानी ये कैसा कंपाउंड फॉर्म करेगा, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड फॉर्म करेगा। तो ऑक्टाहेड्रल अब आप बना लीजिए। ऑक्टाहेड्रल में आपको सबसे जब तक आपको ये नहीं पता पड़ेगा कि ऑक्टाहेड्रल है टेट्राहेड्रल है, तब तक आप इसकी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अब ऑक्टाहेड्रल में प्लैटिनम सेंटर पर है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसमें 2 लिगेंड तो कैसे है, बाइडेंटेट है और 2 सिंपल है। ठीक है, मैंने मान लीजिए पहले ऐसे बना लिया, ये इथिलीन डायमीन लगाया, ये इथिलीन डायमीन लगाया, एक ACl और एक ACl बन गया। देखिए, ठीक। अब एक मिरर इमेज, ऑप्टिकल आइसोमर पूछ रहा है तो इसकी मिरर इमेज बनाएंगे। मिरर इमेज बनाएंगे तो जब आप इसको बनाएंगे तो बिल्कुल इसका मिरर इमेज कैसा होगा, Cl तो इधर आ जाएगा। ठीक है, इथिलीन डायमीन इस साइड आ जाएगा, इथिलीन डायमीन इस साइड आ जाएगा। ठीक है, ये बन गए। अब इसको उठा के आप इसको रखकर देखिए कि ये सुपर इम्पोज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है। इसको जब आप उठाओगे तो ये इसको ढक रहा है क्या, नहीं ढक रहा है, क्योंकि जब आप इसको इसके ऊपर उठाओगे तो इथिलीन डायमीन इधर आएगा तो ये नहीं ढकेगा। यानी ये कैसी है, इट इज नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैसी है, नॉन सुपर इम्पोजेबल। और नॉन सुपर इम्पोजेबल यदि होती है, अनअध्यारोपित है, तो कैसा होगा ये ऑप्टिकल आइसोमर होगा। समझ में आ गया, ये ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। ये कौन सी स्ट्रक्चर है, अब आप ये ऑक्टाहेड्रल आपने बनाया है तो ये कौन सी स्ट्रक्चर है, सिस स्ट्रक्चर है। सिस का मतलब प्लेन के एक साइड पर Cl है, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्म भी बन सकता है। इसका ट्रांसफॉर्म देखिए कैसा बनेगा, ट्रांसफॉर्म ये तो प्रैक्टिस से आएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको ऐसे बता दूं। मैंने आपको जो लिखवाया है ना वो शॉर्ट में लिखवाया, आप उनको 2-4 बार जब बार क्वेश्चन इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। समझ में आ गया, ये फॉर्म हो गया सिस फॉर्म, ये हो गया ट्रांसफॉर्म। अब इसकी यदि आप मिरर इमेज बनाओगे तो इसकी मिरर इमेज भी बिल्कुल वैसी ही बनेगी। ऐसी बनेगी कि नहीं बनेगी, यहाँ इथिलीन डायमीन, यहाँ इथिलीन डायमीन, Cl। तो इसको आप उठाकर इसके ऊपर रखोगे तो क्या होगा, ढक जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ये तो ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है, जबकि ये आइसोमर है। तो सिस फॉर्म इसका ऑप्टिकल आइसोमर है, जबकि ट्रांसफॉर्म इसका ऑप्टिकल आइसोमर नहीं है। ठीक है,
अब यहाँ पर ये कंपाउंड बोला हुआ है, इसका आपको नाम लिखना है। नाम देखिए कैसे लिखेंगे, नेमिंग आपको पता है, आपको लिगैंड लिखा है, मेटल लिखा है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। सबसे पहले आप अल्फाबेट में कौन सा पहले आएगा, इसमें आएगा डायमीन, ए पहले आता है इसलिए डायमीन, ठीक। फिर क्लोरिडो, क्लोरिडो, ठीक है, या क्लोरो लिख दो, क्लोरिडो। ये क्या है, मिथाइलअमीन, 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 ठीक है। अब आपके पास आ गया प्लैटिनम, प्लैटिनम, ठीक है, प्लैटिनम लिख दिया आपने। अब प्लैटिनम के आगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे और बाहर आपके पास है क्लोराइड। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले लिगेंड्स लिखे, फिर मेटल लिखी, फिर क्लोराइड लिख दिया। अब आपको यहाँ पर बताना, अब आपको मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालोगे, यदि Cl यहाँ -1 है तो यहाँ पर कैसे, यदि इसको आप तोड़ोगे तो, यदि इसको आप ब्रेक करोगे, आयनाइज करोगे तो ये -1 है तो ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, +1 आ जाएगा ना, +1 किसके बराबर होगा, X। ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालना है, प्लैटिनम का निकालना है। अमीन कितना है, 0, न्यूट्रल होता है, Cl का कितना है, -1, मिथाइलअमीन भी न्यूट्रल है, +0। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। ये -1 इधर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2। तो क्या हो गया, प्लैटिनम 2 क्लोराइड। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए पेंटामीन नाइट्राइट ऑफ कोबाल्ट 3, इसका फॉर्मूला पूछा है। पेंटामीन सबसे पहले जो दे रहा है वैसा वैसा लिख के चलो। पेंटामीन लिख दिया, नाइट्राइटो बोल रहा है, O से जुड़ रहा है, O से जुड़ता है तो ONO, ठीक है। 2 लिगेंड हो गए, कोबाल्ट है, कोबाल्ट 3। अब कोबाल्ट की इसने यहाँ पर क्या दिया, ये चार्ज नहीं है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है कोबाल्ट का। और मैंने आपको बताया था यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर आपको X निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कोबाल्ट का 3 है, ये न्यूट्रल है तो ये तो 0 हो गया। और नाइट्राइट का कितना होता है, -1 होता है, -1। तो ये किसके बराबर है, X के बराबर। तो X की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2। समझ में आ रहा है। यदि आप इसको सिर्फ इतना सा लिख कर आ जाते हैं, या तो यदि आप इसको 3 लिख देते हैं तो भी गलत है। यदि आपको ये जो स्फीयर बना है, ये जो स्फीयर है, यदि वो कुछ भी नहीं बोल रहा तो ऑब्वियसली बात है इसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज होगा, तो उस चार्ज की वैल्यू निकालनी है आपको। यदि आपने चार्ज की वैल्यू नहीं निकाली तो इस पे 0 नंबर मिलेगा। आप ये मान के मत चलना जैसे कि आप 11th में सोच रहे थे कि इतना सा सही किया है तो इतना नंबर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आपने यदि पूरा सही लिखा है तो पूरा नंबर मिलेगा, नहीं तो कुछ भी नंबर नहीं मिलेगा। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे 2 वैल्यू हो गई, ऑब्वियसली बात है। 3 में से 1 गया तो 2, तो x की वैल्यू है 2। यहाँ पर कितना चार्ज आ जाएगा, +2, ठीक है। उसके बाद यदि आपको यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो आपसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 लिखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कोबाल्ट ट्रिस इथिलीन डायमीन +3 दिया हुआ है, ठीक है। इसका वो आपसे क्या पूछ रहा है, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ इसको। इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पूछ रहा है वो आपसे। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपको पता है कौन से होते हैं, सीस और ट्रांस होते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, CO बनाइए, ये कोबाल्ट है, ठीक है। इथिलीन डायमीन आप कहाँ कहीं पर भी लगा सकते हैं। यदि आपने यहाँ लगाया इथिलीन डायमीन, एक बार यहाँ लगा सकते हैं, एक बार यहाँ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहीं लगाएं, क्योंकि ये शेयर हो गया ना, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर कोई सीस और ट्रांस की व्यवस्था बनी नहीं रही है, इसको आप इधर करोगे तो ये इधर आ जाएगा। तो सीस और ट्रांस की पॉसिबिलिटी इसमें है ही नहीं। यदि आप मान लो ऐसा वाला बनाते हो, CO, मान लीजिए आप ऐसे बनाते हो, ऐसे नहीं बनाना चाह रहे, यहाँ बनाना चाह रहे हो, यहाँ बना रहे हो, तो एक यहाँ आ गई और एक यहाँ आ गई। इसमें भी सीस और ट्रांस नहीं है, ठीक है। सीस और ट्रांस कब होता है, जब जो ग्रुप है वो इसमें तो सारे ग्रुप ही सेम है, तो सारे ग्रुप सेम होंगे तो सीस और ट्रांस की कैसे बनाओगे। मतलब सेम ग्रुप तो होने चाहिए, लेकिन वो प्लेन के सेम टाइप पर हो और ऑपोजिट तो यहाँ पर बैठ ही नहीं रहा है, तो
सिस और ट्रांस की यहाँ पर पोजीशन नहीं बनेगी, तो इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बनेगा। फिर ये क्वेश्चन देखिए, एमीन, ब्रोमिडो, क्लोरिडो, नाइट्राइडो एंड प्लैटिनेट। एमीन लिख लिया, ब्रोमिडो लिख लिया, क्लोरिडो लिख दिया, नाइट्राइडो लिख दिया, ठीक है, प्लैटिनम बोला है। अब अगेन यहाँ पर उसने प्लैटिनम का यहाँ पर +x, यहाँ पर चार्ज पूछ रहा है, प्लैटिनम का दिया हुआ है इसलिए +2, इसका होता है -1, इसका होता है -1, इसका होता है -1 और इसका होता है 0। तो अब आप देखो यहाँ पर कितना हो गया, -1, -2, -3, -3 में से +2 गए, तो कितनी वैल्यू आ गई x की, -1 अभी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, -1 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको इसमें से निकाल कर देखना है कि भाई कैसे बैठेगा, मतलब यहाँ पर आप जो निकाल रहे हैं वो x की वैल्यू आपको निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये वाला कंपाउंड, यहाँ पर वो बोल रहा है COBr2 इथिलीन डायमीन +1, इसमें सब कुछ पूरा दिया हुआ है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है। ये कैसा लिगेंड है, यूनिडेंटेट के 2 लिगेंड है, और ये कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट का मतलब 2 जगह से जुड़ता है, तो बाइडेंटेट के कितने हैं, 2, एक लिगेंड तो 2 जगह से जुड़ता है, तो 2 कितनी जगह से जुड़ेगा, 4 से, तो 4 और 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कैसे निकालोगे ऑक्सीडेशन नंबर, मेटल का x, Br का कितना होता है -1, 2 है तो कितना हो गया -2 = +1, क्योंकि ये कैसा है, न्यूट्रल है, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है, ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज में से ही अलग अलग उठाए हैं, इसका बहुत सारे आप करके देखें, कुछ नहीं आता है तो आप पूछ लें कि FeSO4 और अमोनियम सल्फेट जब हम इन दोनों को मिलाते हैं तो हम देखते हैं कि जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो आयरन का टेस्ट दे देता है, ठीक है, जबकि कॉपर सल्फेट को यदि हम अमोनिया के साथ मिलाते हैं 1:4 रेशो में तो वो कॉपर का टेस्ट नहीं देता। यदि ये दे देता है, मैंने आपको बताया था, यदि ये दे देता है तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये डबल सॉल्ट है, क्योंकि डबल सॉल्ट ही क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन में इंडिविजुअल आयन का टेस्ट देते हैं, और ये कैसा है, इसका मतलब ये टेस्ट नहीं दे रहा, इसका मतलब ये कैसा है, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं देगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा, ये 1:4 रेशो में है, तो ये ऐसे होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर वो पूछ रहा है कि निकेल टेट्राक्लोराइड -2 है और निकेल टेट्राकार्बोनिल है, दोनों ही टेट्राहेड्रल है। टेट्राहेड्रल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3 हो गया। वो कह रहा है ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है, तो आपको स्ट्रक्चर बनानी आनी चाहिए। NiCl4 में x की वैल्यू निकालो, निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, x - 4 = -2, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 2। निकेल का नंबर लिखो 4s2 3d8, ठीक है। अब निकल यहाँ पर कौन सी स्टेट में, +2 में, +2 में का मतलब इसके पास 3d8 है, तो 3d8 का मतलब 1 2 3 4 5, यदि 3d8 है तो 4s भी होगा और 4p भी होगा, ठीक है। अब आप देखो 8 है इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp3, ठीक है। इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कैसा हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। यहाँ पर देखो, यहाँ पर निकेल का कॉन्फ़िगरेशन अगेन 4s2 3d8 है, लेकिन अभी यहाँ पर देखो, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है और ये कैसा है, ये न्यूट्रल है, तो बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो अब आप देखो 4s और ये 4p, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके पास भी 2 है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि यार इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हम कैसे देखेंगे। तो अब आप यहाँ पर जब सारी चीजें सेम है तो अब आप किस चीज के ऊपर आएंगे, लिगैंड के ऊपर आएंगे। एक Cl लिगैंड है, एक CO लिगैंड है, कौन स्ट्रॉन्ग है, CO स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। और यदि स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है तो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है तो मैंने आपको बताया था पेयरिंग होती है। स्ट्रॉन्ग लिगैंड होगा तो हमेशा पेयरिंग होगी। ये आपको मैंने केस लिखवाए हैं 2,
केस में क्या होगा, इस केस में ऐसे होगा, पेयरिंग होगी। तो लिगैंड स्ट्रॉन्ग है तो पेयरिंग होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, सॉरी यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, इसको ऐसे देखो कि यहाँ पर इसके पास 4s2 में भी है ना, और 3d8 खाली है। समझ में आ रहा है? वापस से देखो, ये तो क्लियर हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। निकिल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 4s2 3d8 है। अब यहाँ पर निकिल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो ऐसा सच ही है, तो 4s2 में 3d8 में। तो अब क्या होगा कि जो कार्बोनिल लिगैंड है वो स्ट्रॉन्ग होने के कारण पेयरिंग हो जाएगी, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन कूद कर इधर आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3 तो थे, ये 2 इधर आ गए। तो अब ये S खाली हो गया और ये P भी खाली हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp। तो आपको ये समझाना है कि यहाँ पर CO लिगैंड स्ट्रॉन्ग होने से पेयरिंग हुई, तो इलेक्ट्रॉन कूद कर यहाँ आ गए, तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें भी वही यहाँ पर पूछा, लेकिन यहाँ पर उसने आपको स्पेसिफिकली CFT बोला है। अब आप यहाँ पर देखो, मैग्नीज किस स्टेट में है, +2 स्टेट में है, तो आपके पास हो गया 4s2 3d5 होता है, तो 4s क्या हो गया, 0 हो गया, +2 का मतलब 4s और 4p भी 0 है। कंपाउंड कैसा है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल है तो हाइब्रिडाइजेशन या तो sp3d2 होगा या तो d2sp3 होगा, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब आप देखो, CFT से पूछ रहा है वो आपसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये टूटेगा T2G और EG में, ये आपका T2G है, ये आपका EG है, ठीक है। तो T2G में अब आप देखो जो, ठीक है, अब क्या है, यहां तक समझ में आ रहा है। अब H2O और Cl में कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, Cn स्ट्रॉन्ग है, H2O वीक है। वीक है का मतलब इसमें पहले 3 है, 3 के बाद इलेक्ट्रॉन, यानी ये लिगेंड कैसे, CFT से पूछा है। देखो आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पर वो किससे पूछ रहा है, CFT से। CFT का मतलब जब दोनों कंपाउंड सेम दिए हुए हैं तो आपको देखना है कि लिगेंड किस पे स्ट्रॉन्ग है। इसमें लिगेंड Cn स्ट्रॉन्ग होता है और H2O वीक होता है, और यदि वीक लिगेंड होता है तो क्या होती है, वीक लिगेंड होता है तो पेयरिंग नहीं होती। ये मैंने आपको बताया था, वीक लिगेंड यदि होगा तो कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इसका रीजन भी बताया, पेयरिंग नहीं होगी क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है, वो कम होगी, और कम होगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूदकर आसानी से ऊपर चला जाएगा। तो 4 5 और 6, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, T2G 4 EG2। यहाँ तक समझ में आ रहा है आपको? देखो अब MnCN6 - 4 है, यहाँ पर आप सबसे पहले कैसे निकालोगे, वो यहाँ पर कह रहा है कि डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक का मतलब सबसे पहले मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला, मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर x - 6 = -4, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब 2 आ गई, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखा, मैग्नीज का कितना होता है 4s2 3d5 +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो अब आपके पास क्या रह गया, 3d5 रह गया, ठीक है। 3d5 का मतलब ये 3d5 है, ये 5 आपने लगा दिया। CFT से पूछ रहा है वो क्वेश्चन में, तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 का मतलब अब Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, तो ऊपर में जाएंगे इलेक्ट्रॉन तो कैसा हो जाएगा, 1 2 3, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण स्प्लिटिंग कैसी होगी, ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे ही पेयरिंग कर लेगा, तो 4 और 5, तो क्या हो गया, T2G 5 हो गया, EG0, ठीक है। अब आप देखो कि ये जो मैग्नीज का जो एक्वा वाला कॉम्प्लेक्स था, इसमें तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, और इसमें कैसा इलेक्ट्रॉन है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 के कंपैरिजन में मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स वाला ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा और ये कम मैग्नेटिक होगा, तो कम मैग्नेटिक होने के कारण कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। उसके बाद आप ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे वो ट्राई ऑक्सलेट ऑफ कोबाल्टेट पूछ रहा है। यहाँ पर आप निकालो x - C2O4 का -2 होता है, तो -6 = -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब कोबाल्ट का निकालिए, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है 4s2 3d7, तो CO+3 का कितना हो जाएगा, 3d6 हो जाएगा, 3d6 का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, 4s खाली 4p खाली। जब आपको कुछ भी नहीं कहता कि आप CFT से बताओ कि VBT से बताओ, तो आप किसी से भी बता सकते हो, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर क्या होगा कि
कंपाउंड कैसा है, ऑक्टाहेड्रल है, इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा, या तो sp3d2 होता या d2sp3। अब क्या होगा, क्योंकि लिगैंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये इलेक्ट्रॉन दोनों जंप करके इधर आ जाएंगे। तो जैसे ये इधर आएंगे क्या हो जाएगा, ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई, तो ये वाले वैकेंट हो गए, समझ में आ रहा है, ये वाले वैकेंट है 2 और ये तीनों वैकेंट है, ये S और ये P, तो कितना हो गया d2sp3, हाइब्रिडाइजेशन हो गया और कंपाउंड डायमैग्नेटिक हो गया। तो इस चैप्टर में आपसे जब वो ये पूछता है कि ये वो खुद ही कह रहा है कि इट इज डायमैग्नेटिक, इट इज पैरामैग्नेटिक, अब वो आपसे कहेगा कि या तो आप इसको VBT से एक्सप्लेन करो या तो CFT से एक्सप्लेन करो, तो आप उसको उसी हिसाब से एक्सप्लेन करोगे। तो ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बस सिर्फ इतना सा है कि आपको इसमें प्रैक्टिस की जरूरत है, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट डू, ठीक है। ज्यादातर बच्चों से गलती कहाँ होती है, बच्चों से गलती वहां होती है कि वो मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉनों को निकालते हैं तो वो गड़बड़ कर देते हैं। कोई 3D8 आपको हमेशा इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालना है, वैलेंस शेल से निकालना है, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करेंगे और यदि कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप पूछेंगे। थैंक यू।